एक बार बुलपिट गांव के कुछ लोग कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें थोड़ी दूरी पर दो बच्चे दिखाई पड़ते हैं जो अजीब से कपड़े पहने हुए थे। और पास जाने पर गांव वालों ने देखा कि उन बच्चों की स्किन का कलर हरा था, जिसे देखकर गांव वाले डर जाते हैं। पर फिर भी उन्होंने उन बच्चों से बात करने की कोशिश की, पर वे उन बच्चों की भाषा को समझ नहीं पा रहे थे। इसके बावजूद भी गाँव वाले उन बच्चों को अपने साथ वापस अपने गाँव लेकर गए। पर बाकी गाँव वालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बच्चे कौन हैं और कहाँ से आए हैं। इसीलिए गाँव वाले इन बच्चों को सर रिचार्ड के पास लेकर गए, और जब रिचार्ड ने इन बच्चों को खाने के लिए खाना दिया तो उन बच्चों ने मना कर दिया। और ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। पर एक दिन ये बच्चे रिचार्ड के गार्डन में टहल रहे थे तो उन्हें ग्रीन बीन्स दिखाई पड़ी, जिन्हें उन्होंने तुरंत खा लिया। इसीलिए रिचार्ड ने इनको ग्रीन बीन्स देना शुरू कर दिया, जिसे ये भाई बहन तुरंत खा लेते थे। पर रिचार्ड अभी भी इन बच्चों के बारे में और जानना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने इन बच्चों को इंग्लिश सिखाना शुरू किया और इन बच्चों को नॉर्मल खाना देना भी शुरू कर दिया, जिससे इनकी स्किन का ग्रीन कलर धीरे धीरे जाने लगा। पर तभी अचानक ये लड़का बीमार पड़ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, जिससे कि लड़की अकेली बचती है। पर वो लड़की अपनी इंग्लिश की पढ़ाई को जारी रखती है, और जब वो इंग्लिश बोलना सीख जाती है तब उससे पूछा जाता है कि आखिर वो दोनों कहाँ से आए थे और उनकी स्किन का कलर ग्रीन क्यों था। इस पर उस लड़की ने बताया कि वे सेंट मार्टिन नाम की ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर कभी भी सूरज नहीं निकलता था और वहाँ पर हमेशा शाम के जैसा मौसम रहता था। और उस लड़की ने बताया कि एक दिन जब वे अपने जानवरों की देखभाल कर रहे थे तभी उन्हें पास की गुफा से एक अजीब सी आवाज आती है, और फिर जैसे ही वे उस गुफा में जाते हैं तो वो अपने आप इस गाँव में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें गाँव वाले मिल जाते हैं। वैसे उस बच्चे की कहानी में कितनी सच्चाई थी इस बात का तो कोई पता नहीं लगाया जा सका, पर इस बच्ची ने जिस गाँव का नाम बताया वो सच में एग्जिस्ट करता था। पर उस गांव में हर जगह की तरह सूरज भी निकलता था, और इसीलिए ये रहस्यमय बच्चे कौन थे, कहां से आए थे, इन सब बातों का पता नहीं लगाया जा सका। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही कुछ मिस्ट्रीज के बारे में बताऊंगा जिनका रहस्य आज तक किसी ने पता नहीं कर पाया। तो रहस्यों की इस सीरीज में अगला नंबर है द वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट का। दोस्तों, वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट 250 पेजों की एक ऐसी किताब है जिसको आज तक कोई पढ़ या समझ नहीं सका है, क्योंकि ये एक बिल्कुल अननोन लैंग्वेज में लिखी हुई है और इसको आज तक बड़े से बड़े स्कॉलर काफी प्रयासों के बाद भी डिकोड नहीं कर पाए हैं। और इस किताब में ऐसे ऐसे पेड़ पौधों और जीवों की कलाकृतियां हैं जो कि हमारी दुनिया के तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए इस किताब की कार्बन डेटिंग करवाई गई, जिसमें पता चला कि ये किताब लगभग 15वीं सेंचुरी में लिखी गई होगी। पर काफी प्रयासों के बाद भी इसके ऑथर का पता नहीं लगाया जा सका, और इसी वजह से इस किताब का नाम द वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट इसके सेलर विल्फ्रीड वॉयनिक के नाम पर रख दिया गया। वैसे जब स्कॉलर्स ने इसको कई बार देखा और समझा तो उन्होंने इस किताब की कलाकृतियों के आधार पर इसको 6 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, और इस पुस्तक के ही बोटेनिकल सेक्शन में कुल 113 पेड़ पौधों की ड्राइंग है। पर हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक भी पेड़ या पौधा हमारी पूरी धरती पर कहीं भी नहीं पाया जाता है। और इसमें एक ड्रैगन जैसे दिखने वाले जीव की ड्राइंग भी है जो कि एक पत्ती को खा रहा है। और इस किताब के अगले सेक्शन में न्यूड वुमेन की ड्राइंग्स हैं जो कि एक ट्यूब जैसी चीज से कनेक्ट हैं और उसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। पर स्कॉलर्स ना तो इन ड्राइंग का मतलब समझ पाए और ना ही इस किताब में लिखे हुए टेक्स्ट का। और इस किताब के बाकी सेक्शंस भी ऐसी ही ड्राइंग्स और टेक्स्ट से भरे पड़े हैं जिनको आज तक डिकोड नहीं किया जा सका है, और इसीलिए आज तक ये किताब अपने आप में एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। और अब हम चलते हैं अपनी अगली मिस्ट्री के ऊपर, जिसे सुनने के बाद शायद आप भूतों में यकीन करने लगे। दरअसल दोस्तों, बात है 21 फरवरी 1977 की, जब शिकागो के फायर डिपार्टमेंट को सूचना मिली कि एक घर में आग लग गई है। और जब वे उस घर में लगी हुई आग को बुझाने गए तो वहाँ उन्हें उस घर में एक औरत की लाश भी मिलती है जो कि पूरी तरह जली हुई थी, और उस औरत के सीने में एक चाकू भी घुसा हुआ था। इसीलिए तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है और थोड़ी पूछताछ पर पता चलता है कि ये घर टेरेसिटा बासा नाम की औरत का था, जो कि एक हॉस्पिटल में एज अ थेरेपिस्ट काम करती थी। और क्राइम सीन को देखकर पुलिस को ये तो साफ पता था कि ये आग कातिल ने मर्डर को छुपाने के लिए लगाई थी। पर इस भीषण आग की वजह से सारे एविडेंसेस भी जलकर खाक हो गए थे। इसलिए पुलिस को बिना किसी सबूत के इस केस की गुत्थियां सुलझाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, और काफी प्रयासों के बाद भी पुलिस कातिल को पकड़ नहीं पा रही थी। पर लगभग 5 महीने बाद कुछ ऐसी अजीब चीजें होती हैं कि ये केस खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है और पुलिस कातिल को भी पकड़ लेती है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि टेरेसिटा की एक को-वर्कर फ्रेंड रेमी को अचानक से अजीब अजीब सपने आने लगते हैं, और इसीलिए रेमी और उसका हस्बैंड जो एक पुलिस वाले से कांटेक्ट करते हैं। और रेमी ने पुलिस को बताया कि टेरेसिटा के मर्डर के बाद से ही उसको अपने सपनों में टेरेसिटा दिखाई देने लगी, और वो रेमी से कहती थी कि वो पुलिस के पास जाए और उनको सब कुछ बता दे। और रेमी के इन सपनों की वजह से रेमी और उसका हस्बैंड काफी डरे हुए थे। पर एक रात को जब रेमी और जो सो रहे होते हैं तभी रेमी अचानक से जाग जाती है और तेज तेज दूसरी आवाज में बोलने लगती है, और वो तेज तेज आवाज में ये बोल रही थी कि उसको उसी के हॉस्पिटल में काम करने वाले एलन नाम के आदमी ने मारा है, और तुम जल्दी पुलिस के पास जाओ और उनको सब कुछ बता दो। और इतना कहकर रेमी बेहोश हो जाती है, और जब वो थोड़ी देर बाद जागती है तो उसे उस बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। पर तब भी वे दोनों पुलिस के पास नहीं जाते हैं। पर थोड़े दिनों के बाद एक बार फिर से रेमी रात को बोलने लगी। उसने जो उसे पूछा कि आखिर वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया। इस पर जो बोला कि उसके पास एलन के खिलाफ प्रॉपर एविडेंसेस नहीं थे। इस पर उस डरावनी आवाज ने जो को बताया कि एलन ने मर्डर के बाद उसकी ज्वेलरी को चुरा लिया था, जिसको उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया। और जब ये सब बातें जो ने पुलिस को बताई तो पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। इसलिए पुलिस ने चीजों को अपने नजरिए से देखना शुरू किया, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि एलन टेरेसिटा के घर के पास ही रहता था। और एलन के साथ काम करने वालों ने बताया कि एलन उस रात टेरेसिटा के घर टीवी रिपेयर करने के लिए गया था,
था और इसलिए पुलिस ने एलन को गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे कोर्ट में पेश किया, जहाँ पर एलन ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। और फिर पुलिस को एलन की गर्लफ्रेंड के पास से टेरेसिटा की ज्वेलरी भी मिली। और इतना सब हो जाने के बाद ऑफिसर हैरान थे कि आखिर उस आवाज की सारी बातें कैसे सही हो सकती हैं और क्या ये आवाज टेरेसिटा की आत्मा की थी जिसने रेमी को सब कुछ बताया और आखिरकार अपने आप को न्याय दिलवाया। और अब हम चलते हैं अपनी अगली मिस्ट्री पर, जो की है द लास्ट कॉलोनी ऑफ रोनक। दोस्तों, बात है 1587 की, जब 115 अंग्रेजों का एक ग्रुप जिसको जॉन वाइट लीड कर रहा था रोनक नाम के आइलैंड पर पहुंचा। ये लोग इस नई दुनिया में एक परमानेंट कॉलोनी को बनाने के लिए आए थे और इन्होंने थोड़े ही दिनों में अपनी कॉलोनी को बना भी लिया, पर वहाँ उनके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं थे और इसीलिए इस कॉलोनी के गवर्नर जॉन ने डिसाइड किया कि वो वापस इंग्लैंड जाकर अपनी इस नई कॉलोनी के लिए जरूरी सामान लेकर आएगा। पर चूंकि इन कॉलोनी वालों की नेटिव अमेरिकन के साथ छिटपुट लड़ाइयाँ होती रहती थी, इसीलिए जॉन इंग्लैंड जाने से पहले एक छोटी टुकड़ी को इन कॉलोनी वालों की सुरक्षा करने के लिए छोड़ गया। पर जब तक जॉन इंग्लैंड पहुंच पाया तब तक इंग्लैंड और स्पेन का आपस में युद्ध प्रारंभ हो गया, जिससे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने सभी शिप्स को स्पेनिश आर्मी से लड़ने के लिए भेज दिया, जिसमें जॉन की शिप भी शामिल थी। और 1590 में जॉन ने वापस रोनक कॉलोनी पर जाने का सोचा, क्योंकि उस कॉलोनी पर उसकी पूरी फैमिली भी रह रही थी और इसीलिए वो अपनी कॉलोनी के लिए जरूरी सामान लेकर अपने आदमियों के साथ निकल पड़ा। पर जब वो रोनक आइलैंड पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस कॉलोनी के घर मकान और बाकी चीजें तो बिल्कुल ठीक स्थिति में थी, पर उस कॉलोनी में किसी भी आदमी या औरत का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। जॉन ये सब देखकर आश्चर्यचकित था कि आखिरकार ये लोग कहाँ चले गए, क्योंकि वहाँ पर कोई लड़ाई या किसी अन्य आपदा के आने का कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं था। और उसने देखा कि उस कॉलोनी की दीवारों पर क्रिप्टिक वर्ड क्रॉटन लिखा था, जिससे जॉन ने ये अनुमान लगाया कि शायद ये लोग पास के ही क्रॉटन आइलैंड पर शिफ्ट हो गए होंगे। पर जब तक जॉन इसका पता लगा पाता तब तक समुद्र में भयंकर तूफान आने लगा, जिसकी वजह से जॉन और उसके आदमियों को वो आइलैंड छोड़कर वापस इंग्लैंड जाना पड़ा। और बाद में उस कॉलोनी के लोगों को ढूंढने के काफी प्रयास किए गए, पर उनका कुछ भी पता नहीं चला। और इसीलिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नेटिव अमेरिकन ने उन लोगों को मार डाला होगा। पर यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर नेटिव अमेरिकन ने उनको मारा था तो आखिर उनके घरों को क्यों नहीं जलाया। और इसीलिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनके पास प्रॉपर सप्लाईज नहीं थी, इसीलिए वे नेटिव अमेरिकन के साथ जाकर मिल गए होंगे और उन्हीं के साथ रहने लगे होंगे। और अब आप कमेंट में बताइए कि कौन सी मिस्ट्री आपको सबसे रहस्यमय लगी।